अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से उम्मीदें थी, मगर आज पेशावर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को धचका लगा है, जहाँ 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस में 2 दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अबूरी रिलीफ देते हुए हुक्म इम्तिनाअ जारी किया था और स्पीकर कौमी असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोक दिया था, जिस पर तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि अदालत का हतमी फैसला भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आएगा। मगर अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने ऐलान किया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बनाकर जल्द अज जल्द फैसला करे। आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। सिर्फ यही नहीं, इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का रवैया मजीद जारहाना होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने आज सख्त अंदाज में कहा है कि हम मज़ाहमत की सियासत करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए है, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूँ कि तू खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत भी है? तुम भी जो ना ये समझोगे कि मैंने कोई इलेक्शन करवाया है? अभी तो हाल ये है कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को मेहरबान आपने वो भी नहीं किया तो शायद आप भी उधर असेंबली में MNA बन सकते हैं। तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन तोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की, हर चीज। इसके अलावा इमरान खान और अडियाला जेल के कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस हवाले से एक तरीक़ाकार पर इत्तफाक हो गया है, जिसके तहत बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत की आज इमरान खान से मुलाकात हुई है। दौरान समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाकातों के लिए कई 100 दरख्वास्तें आ रही हैं, तो शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में यह तय हो गया है। इस पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ऑर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाज़त होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं। अदालत ने रोज़ाना 6 अफराद को मिलने की इजाज़त दी, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इस मौके पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच से मुकालमा किया कि आप रोज़ किसी नए एतराज़ के साथ आ जाते हैं। इन ऑर्डर्स के फील्ड में होते हुए आपने देखना है कि आप इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी चाह रहे हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता? शेर अफजल मरवत, कौमी असम्बली के अराकीन, सेनेटर्स, आप इन सब को चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। इस पर जेल सुप्रीटेंडेंट ने जवाब दिया कि मैं अदालत के हुक्म पर भी अमल करता हूँ और महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन भी मेरे सामने है। अदालत ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से कहा कि आपकी शराइत पर तय किया था कि ये कब कब मिलेंगे। पहले ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं। इसके बाद अदालत ने इमरान खान से जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म देते हुए कहा कि दोनों फरीक बैठकर एक मैकेनिज्म बनाएं और 12 बजे हमें आगाह करें। फिर वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया है, नए लोगों के हवाले से SOPs बनाएंगे और पहले इमरान खान से इजाज़त लेंगे। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि आप फोकल पर्सन मुकर्रर कर दें, तमाम दरख्वास्तें पहले फोकल पर्सन के पास जाएँ, हम ये पटिशन ज़ेर इल्तवा रख रहे हैं, आप SOPs बनाकर जमा करा दें। चीज़ें मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। इस मौके पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम 4 लोग आज और फिर मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए जाएंगे। अदालत ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से कहा कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोगों को जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि मसला इस वजह से आ रहा है कि दुनिया जहाँ का हर आदमी कह रहा है कि वो वकील है और मुलाकात करनी है, 20 वकील समात पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना है।
जिसे अरबाब ताहिर ने रिमार्क दिए कि आपको इमरान खान ने जिन 6 वकला के नाम दिए हैं सिर्फ वही मुलाकात करेंगे। तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी के लिए महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत हैं। तो अदालत ने कहा कि वो आपको हिदायत नहीं दे सकते हैं, यह आपकी सवाबदीद है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत वकला को इमरान खान से मुलाकात में सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दे। जो वकला कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए हैं वो मुलाकात में सियासी उमूर पर गुफ्तगू ना करें। तो इस मौके पर अदालत ने कहा कि इतनी गहराई में ना जाएं और आज 4 वकला की मुलाकात कराएं। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद हैं, जिनकी आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई है अडियाला जेल में, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गौहर खान साहब के साथ भी मौजूद थे। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, ज़ाहिर है आपकी पेशावर हाई कोर्ट से उम्मीद थी अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, नहीं मिली, फैसला आपके हक में नहीं आया, और फैसला आने के बाद आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई। ज़ाहिर है जो आपकी रियासती जबर के हवाले से शिकायत हैं, आप लोगों के ख़िलाफ़ जो इंजीनियरिंग हो रही है उसकी शिकायत है, वो तो अपनी जगह पर है, मगर कहीं ना कहीं ये बात हुई कि गलती ये पार्टी से भी हो गई है। पार्टी की या तो कानूनी हिकमत अमली में या सियासी हिकमत अमली में कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से ये जवाज़ बना कि आप इन सीटों से महरूम हुए हैं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। शुक्रिया खानज़ादा साहब। आज खान साहब को हमने आगाह किया पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुतालिक, और ख़ासी मायूसी हुई उनको, बल्कि मैंने आज देखा कि खान साहब इस फ़ैसले से इंतहाई नाखुश थे और उन्होंने फ़ौरन कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें। इस दौरान जो है ये डिस्कशन हुई, बल्कि एक और मैटर पे भी साथ में डिस्कशन हुई हमारी। मैं ये कहूँगा कि ये 2 गलत फ़ैसले हैं। इन हालात में इन गलतियों का हम मुर्तकिब होना जो है वो बहुत ज़्यादा भारी कीमत हम दे रहे हैं। पहली गलती, बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलाइंस करें, और अगर किसी सूरत में बल्ला हमसे जाता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव शेरानी साहब की पार्टी की शक्ल में रहे। इस पे टास्क दिया गया असद कैसर साहब को, चेयरमैन गौर साहब और मुझे, और हम तीनों ने कई मीटिंग्स की शेरानी साहब की क़ियादत के साथ, और अल्टीमेटली हम एक टीवार्स पे हम पहुंच गए, और कुछ सीटों की एडजस्टमेंट भी खान साहब के नोटिस में हम ले आए, वो एग्री कर गए बलूचिस्तान और केपी में, और अल्टीमेटली खान साहब ने इसकी फ़ाइनल अप्रूवल दी और कहा कि टीवार साइन करके पब्लिक कर दें। हमने जाके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि हमारी इनसे अलाइंस हो गई है। जब ये हतमी हो गया तो अचानक 3-4 दिन के बाद जो है शेरानी साहब की पार्टी जो है वो बावजूद इसके कि उन्होंने हमें काफ़ी अकोमोडेट किया, लेकिन उसकी पार्टी का पता खट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। और इस पे जो है ज़रूर पार्टी की सतह पे ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत फ़ैसला न किया जाता तो ना हम निशान से महरूम रहते, बेशक भला ना होता, लेकिन शेरानी साहब की पार्टी के निशान पे हम इलेक्शन लड़ते। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फ़ैसला हुआ, और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। इसके बाद जो है वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिज़र्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे जो है कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत PTI की क़ियादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पे, और जिसके बाद जो है क़ियादत बैठी और फिर हम खान साहब के पास गए और खान साहब ने फिर इसका हल ये बताया कि कौम को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताएं कि हमारा इसमें मसल की नुक्ता नज़र कोई नहीं है, हम सिर्फ अपनी सीटें बचाना चाहते हैं और कौम ये समझ जाएगी। लेकिन फिर अचानक जो है वो इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फ़ैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये 2 गलत फ़ैसले हैं और इनके ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हम इन गलत फ़ैसलों की वजह से लूज़ कर गए।
आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन खारिज की, गैर ज़रूरी लिटिगेशन में हमें जाना पड़ा। इतने नाजुक हालात में ऐसी गलतियों का इर्तिकाब होना जो है वो मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और आज खान साहब ने ख़ुद इस पे इंतहाई अफसोस का इज़हार किया और उन्होंने चूँकि ये बात समझने के बाद कहा कि शायद मुनासिब वक्त पे इन चीज़ों को देखा जाएगा। मतलब ये बड़ी अहम बात है क्योंकि इमरान खान साहब ने शिरानी साहब का फैसला किया, आप 3 को टास्क दिया, आप 3 भी ऑन बोर्ड थे, अचानक वो फैसला तब्दील हुआ और बल्लेबाज की तरफ चले गए। बल्लेबाज साहब वाले अचानक आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद आप लोग MWM का नाम आया, फिर वाराना आप कह रहे हैं कि थ्रेटनिंग मैसेजेस आए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ये था पार्टी में, आपको तो पता होगा ना कि कौन था जो ये फैसले कर रहा था कि जो अचानक शिरानी साहब से, इमरान खान साहब की भी हिदायत थी, आप लोग भी ऑन बोर्ड थे, वो शिरानी साहब से उसने बल्लेबाज पर जंप किया, बल्लेबाज सामने आया, अचानक MWM से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कौन था ये जिसने ये फैसले किए फिर अचानक? ये फैसले जिसने भी किए हैं, लेकिन इन फैसलों के नतीजे में पार्टी के साथ इंतहाई ज़ुल्म हुआ है और इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए, इनका तदारुक भी होना चाहिए, पार्टी जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई करे और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और आज खान साहब के साथ कुल की इशू पे बात हुई और मैंने बल्कि गौर साहब ने भी इस पे अपना कंसर्न शेयर किया, लेकिन कौन थे इसका जवाब जो है मेरे ख्याल में बाद अज़ प्राब में दे सकूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद इस हवाले से वाज़ेह नहीं हूँ कि जब ये सारी चीज़ें इब्तिदा में हम तीनों डील कर रहे थे तो अचानक जो है शिरानी साहब के साथ उस एग्रीमेंट को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सका। फिर ये जो वहदतुल मुस्लिमीन का इशू था तो हम मेंटली तो तैयार थे, लेकिन फिर जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ जाना, जबकि हमें इल्म था कि ये मसला पेश आएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 एक बात कह रहा है और आर्टिकल 51 आइन का दूसरी बात कह रहा है। तो ये इशूज़ का हमें इदराक था कि हमें अदालतों में जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन हमें नहीं देगी ये रिज़र्व सीट है। इसके बावजूद ऐसी गलतियों का इर्तिकाब होना जो है इन हालात में इंतहाई अफसोसनाक है। साहब, और फिर ऐसी सूरत में आज जब इमरान खान साहब से आप लोग मिले हैं तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, या अदालत का भी फैसला आ गया, फिर अपनी भी कुछ गलतियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि कम से कम एक फ़िलहाल एक बंद गली में जमात आ गई है, कोई रास्ता इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है कि इस रास्ते से निकलना कैसे है? खान साहब ने आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि सदियों में ऐसे इनकलाब आते हैं किसी कौम में, और वाकई 2024 का जो इलेक्शन है वो एक इनकलाब है। इतनी बारी मैंडेट से कौम ने PTI को नवाजा और अब नतीजा आप ये देख रहे हैं, आए दिन हमारी तादाद कम होती जा रही है। आज भी गुजरावाले की एक नशीस हमसे रिकाउंटिंग के नाम पे छीनी गई। पहले 7,500 से हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे, हलफ उठाया, असेंबली में हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ असेंबली में बैठा हुआ था। अचानक उनको इतला आई कि जी उधर तो रिकाउंटिंग हो रही है, यानी उम्मीदवार को पता भी नहीं है। 7,500 से जीता हुआ उम्मीदवार आज जो है शाम को 3,500 से हार गया, यानी कि 11,000 वोट जो थे वो रिकाउंटिंग में पहले क्यों शुमार नहीं हुए। और यही हमारे साथ लोधरा के एक हल्के में हुआ, वहाँ पे भी कम बेश 14,000 वोटों का फ़र्क था, तो वो हमारा उम्मीदवार हार गया, नून का जीत गया। ये अभी जो हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने बात की, असद कैसर साहब ने बात की है कि जी डील हुई है और डील के नतीजे में हमारी और नशीसें दी जाएंगी, तो बादियो नज़र में तो ये लग रहा है कि जो हमारी सीटें हैं जो सुगड़ती जा रही है, शायद हज़ब इक़्तिदार को ये भी अच्छी नहीं लग रही हैं और उनके इरादे तो यही हैं कि ये सारे ही वो हड़प कर लें।
साहब, तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना। एक तो इलेक्शन डे पर आप लोगों के लिए आवाम निकली, आपका वोटर सपोर्टर भी निकला, आपका दावा है कि 180 सीटें थी जिससे आपको महरूम किया गया। अब आप ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जो मिली हैं उनसे भी महरूम किया जा रहा है। अब क्योंकि आपको रिजर्व नहीं मिली तो उसकी वजह से सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा ज़रा नुकसान पहुँचेगा, आपको वो सीटें नहीं मिलेंगी, खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। तो रास्ता निकलेगा कैसे? जिस इनकलाब की वो बात कर रहे हैं उस इनकलाब का रास्ता निकलेगा कैसे? मेरा ख्याल है कि पहले जो गलतियाँ हुई हैं इनका तदारुक होना चाहिए, ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि खान के अहकामात जो हैं वो रद्द हुए हैं और किन के अहकामात पे अमल दरामद हुआ है, मैं इतनी सीनियर पोजीशन में होने के बावजूद मुझे इल्म नहीं है। और आज खान साहब के साथ कुल की इस मौजू पे गुफ्तगू हुई। उमर न्याजी साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे, रांझा साहब मौजूद थे और खान साहब ने भी इस पे अफसोस का इज़हार किया कि उनकी बात नहीं मानी गई। अब बंदगली का जहाँ तक ताल्लुक है, हम ये देख रहे हैं कि मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM ने मिलकर की थी और वो गालिबन इमरान खान साहब के इमा पर हुई थी। उनसे मुलाकात के बाद ही वो अनाउंसमेंट हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आप शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। ये मैंने अर्ज़ किया ना कि खान साहब ने तो मेरी मौजूदगी में ये हिदायत दी थी कि जाएं कौम को बताएं कि हम मसलकी नुक्ते नज़र से कतअन जो हैं कोई हमारा सरोकार नहीं है, बल्कि हम अपनी सीटें बचाना चाहते हैं, ये बात कौम को समझानी है। तो फिर जो मसलकी नुक्ते नज़र को लोग हवा दे रहे थे शायद वो ज़रा थोड़ी सी मांग पड़ जाती। तो खान साहब के इस क्लियर कट डायरेक्शन के बाद जो है ये जो मुत्तहिदा नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनके साथ कौंसल में आना, हाँ जी हाँ, वहदतुल मुस्लिमीन से हट के यहाँ पे आना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये फ़ैसला दानिशमंदाना था और बेसिकली इस फैसले से डिफाइंस हुई है खान के अपने इंस्ट्रक्शंस की। और इमरान खान साहब भी आज यही सोच रहे हैं कि ये बड़ा गलत फैसला हो गया हमसे। जी हाँ साहब, और गड्ढापुर साहब की मुलाकात हुई, ज़ाहिर है वो वैसे ओथ में भी नहीं आए, वो कह रहे थे कि जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ। फिर एक मुलाकात हुई, बड़ी मस्बत अंदाज में हुई, जिस पर कम अज़ कम भी तारीफ़ हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बात आगे बढ़ेगी, गवर्नेंस पर फोकस होगा, मसाइल नहीं होंगे। मगर इमरान खान साहब कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? इमरान खान साहब जो हैं हॉनेस्टली उनके पास फीडबैक आया है वर्कर्स का भी, वर्कर्स ने मुलाकात को अच्छे नुक्ते नज़र से सराहा नहीं है, लेकिन खान साहब को ये इदराक ज़रूर है कि जो KP में फाइनेंशियल पोजीशन है, हुकूमत का मरकज़ के साथ चलना और फिर जो हमारे कर्जाजात हैं आइडल नेट में फेडरेशन की तरफ इरसा के वाजिबात हैं, इन तमाम चीज़ों की रिकवरी होगी क्योंकि KP में माशी सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे हैं। तो लिहाजा आज इस इशू पे भी खान साहब से बात हुई और खान साहब जो हैं ये समझते हैं कि गर्चे वर्कर जो हैं वो चूँकि अपनी इनकी एक लाइन है, थिंकिंग है, इमोशंस हैं, लेकिन उन्होंने अली अमीन ख़ान की इस मुलाकात पे कुछ ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। और उस साथ में भी बताएगा कि खान साहब तो कह रहे हैं उनसे कोई राब्ता नहीं है, उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हो रही। अलीमा खान साहबा कह रही है कि पैगामात इमरान खान को दिए जा रहे हैं कि खामोश हो जाएं तो आपको जेल से निकाल दिया जाएगा। ये कोई कौन भेज रहा है उनको ये पैगाम जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं? ये सवाल तो मैंने खान साहब से नहीं पूछा, लेकिन अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं, चूँकि उनकी अपने भाई से हफ्ते में मुलाकात होती है तो वो दुरुस्त फरमा रही हैं। अलबत्ता खान साहब से स्पेसिफिकली ये सवाल मैंने नहीं पूछा। अच्छा, और आपकी पार्टी के अंदर ज़ाहिर मुलाकात तो होती है खान साहब से, मगर क्या इख्तलाफात हैं? आतिफ खान साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि सियासी शख्सियात को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। ज़ाहिर वकला के हिसाब से वो कह रहे थे कि वकला तो लीगल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सियासी मिलेंगे तो ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा, तो ही आगे सियासत का रास्ता निकलेगा। आप समझते हैं कि कम अज़ कम उनकी बात ठीक है कि जो पार्टी है इस वक्त ज़्यादा वकला की चल रही है, वकला की ज़्यादा मुलाकात हो रही है, इसलिए गलतियाँ हो रही हैं?
मेरा ख्याल है वकला जो हैं वो पहले वकला थे, अब वकला भी हो गए हैं और सियासतदान भी हो गए हैं। मिसाल आपके सामने है, इस तरह बैरिस्टर गौर साहब है, लेकिन आतिफ खान साहब की बात भी दुरुस्त है क्योंकि वो इस सियासत के शोबे से दाइयों से वाबस्ता हैं और उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी मुलाकात की जो रसाई है वो आसान होता तो शायद इन गलतियों का अजाला एडवांस में होता। तो मैं आतिफ खान साहब की बात को भी रद्द नहीं कर सकता हूँ। मतलब साथ में आज जो असद कैसर साहब ने कहा है कि मैं कैटेगोरिकली वाजे करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम 10 MNAs भी होंगे तो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। याद रखें कि इनकी गलतफहमी है कि इनके बाप का मुल्क नहीं है, कि जिस तरह इनका सोच है बंदरबाट कर रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब की पॉलिसी, अब मज़ाहमत की सियासत होगी, सड़कों पर होगी, लड़ाई होगी। असद कैसर साहब के बयान की मुकम्मल तायीद करता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, ऑफिस बियरर्स एक चीज़ पे मुतफिक हैं और वो है एहतजाज पे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। असद कैसर साहब ने 10 कहा, अगर एक भी MNA पार्लियामान में होगा तो सरापा एहतजाज होगा। क्योंकि ये जो लोग पहले कहते थे कि जो सदर हैं उसको घसीटा जाएगा, वज़ीर आज़म घसीटने वाले थे, और अब जो है नज़र ये आ रहा है कि न सदर घसीटेगा न वज़ीर आज़म, बल्कि दोनों मिल के आवाम को घसीटने की प्लानिंग कर रहे हैं। आवाम की मैंडेट को चोरी किया है, नंबर 1। हमारी रिज़र्व सीटों पे इन्होंने डाका डाला, नंबर 2। अब पंजाब में एहतजाज के रोज़ आपने देखा कि क्या पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ कार्रवाइयाँ की, पर्चे किए, पकड़ दकड़ की, मारा पीटा। इसके बाद जो है खान साहब पे मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, जिसको आज अदालत आलिया इस्लामाबाद ने जो है अपने हुक्मनामे के ज़रिए उसको अंडू किया। तो ये और इस्लामाबाद में यहाँ पे आपने देखा जो जिन केयरटेकर्स को ये वफाकी काबीना में लाए हैं, कोई अखलाकी वजाहत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि ये केयरटेकर क्यों कर पंजाब जैसे बड़े सूबे में वज़ीर आला थे, वफाकी वज़रा थे, कोई बलूचिस्तान में वज़ीर आला बन गया और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और हम चीख चीख के कह रहे थे कि ये न्यूट्रल नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो लिहाजा और अब आगे से हमारा हक है क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो लिहाजा हमें तो एग्रेसिव होना ही है। लेकिन हमसे ज़्यादा एग्रेसिव तो पीपल पार्टी और नून वाले हैं, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर। आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान देखा होगा, जो गलत बयानी उन्होंने की कि जी PTI जो है अब मईशत को मज़ीद रगीदने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है, जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। फिर आपने वज़ीर आला पंजाब के बयान सुने होंगे, वो हमें इश्तिहाल दे रहे हैं, 9 मई के नाम पे हमें ताने दिए जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन जेलों में बंद हैं, हमारे बुज़ुर्ग बंद हैं, हमारे मैंडेट चोरी होने के अलावा अभी तक तसलसल है उस ज़ुल्म और जबर का। तो लिहाजा क्या रास्ता बाकी बचता है? और इसमें मगर प्रोटेस्ट के साथ साथ आप असेंबली में रहेंगे या असेंबलियों से भी इस्तीफे का इमरान खान साहब सोच रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं कि जी इन असेंबलियों में हम रहेंगे नहीं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ये ऑप्शन ज़ेरे कंसिडरेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह इनकी नज़रें हैं हमारी नशिस्तों पे, शायद ये जो चंद नशिस्तें रह गई हैं ये चाहते हैं कि ये भी अडप कर लें। तो जिस तेज़ रफ्तारी से इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी कर रहा है, तो एक दिन शायद ऐसा भी आएगा कि हम खुद ही कहेंगे कि जी जो रह गई है वो भी आप ले लें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ और सालिमियत के साथ ये सब मिल के खेल खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोहर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। एक तरफ हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है, चैलेंजेस उनके सामने बड़े हैं, और दूसरा तरीके साहब ने अब कह दिया अब हम मज़ाहमत करेंगे, इस तरीके से काम नहीं चलने देंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, ज़ाहिर है आपकी जो वजारत है उसका भी बराह रास्त ताल्लुक है मईशत से, मुआशी मामला से। कल हमारे साथ वज़ीर ख़जाना मौजूद थे औरंगज़ेब साहब, एक बड़ा टास्क है उनके पास और आपकी हुकूमत के पास जो वो करना चाहते हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़े रिफॉर्म्स हैं वो। अब उनको करने के लिए आपको इस्तेहकाम चाहिए,
तहरीक इंसाफ कह रही है जी आपने हमें बिल्कुल दीवार से लगाया, हमारी जो सीटें थी मखसूस वो भी हमें नहीं दी गई। आज पेशावर हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया, अब हम मज़ाहमत करेंगे, ऐसे नहीं मुल्क चलने देंगे, इस तरह चल नहीं सकती हैं चीज़ें। तो वो मुसलसल सड़कों पर होंगे, आप प्रेशर में ही रहेंगे, कैसे करेंगे ये रिफॉर्म्स? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का सामना है, इसमें से कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो उसके मुखालफीन ने दी है। अगर उनको अपना इंतखाबी निशान इंतखाबात में नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी ना इलेक्शन कमीशन पर है ना उनके मुखालफीन पर है, सरासर उन पर है। चूंकि इलेक्शन कमीशन तकरीबन 2 साल से उनको मुसलसल याद दहानी करा रहा था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वायलेशन में हैं और आप अपने इलेक्शन बर वक्त कराएं। अगर आपने इलेक्शन नहीं किए तो आपकी रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने उस वार्निंग को जो बार बार दी गई नजरअंदाज किया। शायद वो खुद को कानून से बड़ा समझते थे, अब इसमें किसी और का कसूर नहीं। इसके बाद जब मखसूस नशिस्तों की बारी आई, जब वो अपना इंतखाबी निशान खो बैठे थे और आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अगर उन्होंने यही फैसला करना था तो उनका फर्ज था कि किसी ऐसी पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करते कि जिसने इंतखाबात में हिस्सा लिया होता और उसकी कोई एक आधी नशिस्त भी होती और उसके अंदर वो शामिल होते। अगर हमारे साथ अभी शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, उन्होंने ये गलती तस्लीम की कि हमारी पार्टी से ये गलती हुई है और हम तहकीक करेंगे कि शिरानी साहब के साथ जा रहे थे, फिर एमडब्ल्यूएम की बात आई, क्यों हम एक ऐसी जमात के साथ चले गए जिसका हमें नतीजा भुगतना पड़ा। मगर उनकी जमात का ये भी गिला है कि सब हुआ इसलिए क्योंकि हमारा टारगेट किया गया है, उसके बावजूद हम जीत गए थे मगर हमें हमारी जीत से महरूम किया गया है फॉर्म 45 के तहत, इसलिए हम सड़कों पर होंगे और एहतजाज में होंगे। आपकी हुकूमत के लिए चैलेंज तो ये रहेगा ना, अब जो लॉजिक है उससे हटकर ये भी ये चैलेंज तो रहेगा कि ये सड़कों पर होंगे तो आप कैसे हुकूमत कर रहे होंगे। 2014 में भी ये चैलेंज तो आपके सामने था मगर एक सिंपल मेजॉरिटी थी, आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने बहुत सारे वादे अपने पूरे कर दिए उस वक्त। देखिए जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने खुद तस्लीम किया कि उनकी गलती थी। अब उनकी गलती की कीमत कौम तो नहीं अदा कर सकती या उनकी गलती की कीमत पाकिस्तान तो अदा नहीं कर सकता। और देखिए ये दो चीजें इस बात का सबूत हैं कि जो जमात ना अपनी बर वक्त रजिस्ट्रेशन कर सके और ना ही अपनी मखसूस नशिस्तों का दुरुस्त फैसला कर सके, वो अगर हमें ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जबकि 8 फरवरी के बाद पीटीआई के तमाम मेंबरान कौमी सूबाई असेंबली हल्फ ले चुके हैं, वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं, वो वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं, तो अमलन 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज उन्होंने तस्लीम कर लिए हैं। अब अगर उनकी कोई इनफरादी शिकायत हैं फॉर्म 45, 47 के हवाले से, तो उसके लिए मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाएं, हाई कोर्ट्स में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और अगर कहीं कोई बेकायदगी होगी तो मुतलका फोरम उसका अजाला कर देगा। लेकिन अब अगर वो ये धमकी दें कि हम सड़कों पर आएंगे, हम इंतशार करेंगे, मज़ामत करेंगे, किस बात की मज़ामत करेंगे कि मखसूस नशिस्तें अपनी गलती से खोई, अब उसकी सजा मुल्क को तो नहीं आप दे सकते। अपना इंतखाबी निशान अपनी गलती से खोया, उसकी सजा आप कौम को तो नहीं दे सकते। इस सब में देखिए, एक तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर को बड़ी क्लैरिटी है करना क्या है, वजीर आजम को भी क्लैरिटी है कि क्या करना है, बतौर वजीर मनसूबाबंदी आपको भी क्लैरिटी है। आप शुरू में जब इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे, मगर आप कह रहे थे सिंपल मेजॉरिटी दें, ये इतने मुश्किल फैसले जो हमें करने हैं, अब सिंपल मेजॉरिटी नहीं है आपके पास। पीपल्स पार्टी है आपके साथ, जो अगर हट जाए तो आपकी हुकूमत गिर जाती है, वो आपके साथ इक्तिदार में भी नहीं है, मगर जो बहुत सारे फैसले हैं उनके मैनिफेस्टो के बरखिलाफ है। कैसे करेंगे आप ये सब? जी देखिए, शायद इसी वजह से अभी तक पीपल्स पार्टी बराह रास्त काबीना में शरीक नहीं है, लेकिन उनकी जो हमायत है वो हुकूमत के साथ है। और आपने देखा है कि हमारी हमायत के साथ सदर मुमलकत का इंतखाब हुआ, हमारी हमायत के साथ आज यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट में चुनाव हुआ, तो एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। इसी तरह काबीना में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं कि जो तमाम हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं समझता
समझता हूं पीपल्स पार्टी बिल आखिर एक सीजन पुरानी मैच्योर पार्टी है, उसको भी अंदाजा है कि अगर किसी ने अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की तो शायद अवाम उसको पसंद नहीं करेंगे। इस वक्त सबका फर्ज है, देखिए सियासत में कल भी कहा जब वजीर आला केपी से मुलाकात हुई कि सियासत अपनी अपनी लेकिन मुल्क साझा है, रियासत साझी है, इसके मसाइल साझे हैं और इसकी कामयाबियां भी साझी हैं। हम सबको अब पाकिस्तान के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी एक फिनिश लाइन है या आप कह लीजिए ब्रिंक है, वो बिल्कुल हम उसके किनारे के ऊपर खड़े हैं और वहां से हमें रिट्रीव करना है। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, अगर हमने अमन इस्तेकाम रिस्टोर रखा तो मुझे यकीन है कि अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर सकती है। अब अगर ये मईशत टेक ऑफ करेगी, इसका फायदा पीटीआई के लोगों को भी होगा, इसका फायदा मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी होगा, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क की मईशत जो है वो क्रैश करती है तो उसकी आग में तो सब जलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि रियासत साझी है, इसकी कामयाबियां भी साझी हैं और इसकी मुश्किलात भी साझी है और हमें अब इस एक मकसद के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। सब ये जो कल मुलाकात का भी आपने हवाला दिया, क्योंकि उसमें आप भी मौजूद थे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने साथ किया अमीन गंडापुर साहब के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो रहा था कि मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आएंगे, जिसकी एक जो ज़ाहिर ज़्यादा बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ सकती है, वो ये कि वहाँ पर टेररिज्म के से निमटने के लिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए वफाक और रियासती इदारों और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दौरान। अमीन गंडापुर साहब मान नहीं रहे थे, वो तो ओथ टेकिंग में भी नहीं आए, तो ये कल कैसे हुई मुलाकात मुमकिन, और मुलाकात में अंदर क्या हुआ? सब अच्छे तरीके से हुई बातचीत? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम बहुत वेलकम करते हैं कि वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म को मुलाकात करने के लिए आए। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये मुल्क हम सबका है और मुझे यकीन है कि जब वज़ीर आला ने अपना मनसब संभाला और उनको ब्रीफिंग्स दी गई होंगी और उनको हालात की संगीनी का एहसास हुआ होगा, तो हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान उस मुकाम पर है कि इसके मसाइल ना कोई एक लीडर, ना कोई एक तनहा जमात और ना कोई तनहा इदारा हल कर सकता है। इसके लिए हम सबको कोलैबोरेट करने की जरूरत है। और जो आपने सिक्योरिटी की सूरत हाल बताई खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी अगर हमने खैबर पख्तूनख्वा में अमन रिस्टोर करना है तो माजी में भी आपको याद है ऑपरेशन अज़्म जो था या रद्दुल फसाद थे, उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बड़ी कोऑर्डिनेशन थी। और मैं आपको बताऊं कि जब हम CPAC का मंसूबा भी कर रहे थे, इब्तिदा में कुछ बदगुमानियां हुई, लेकिन हमने रीच आउट किया। वजीर आला परवेज खटक साहब शाम को कंटेनर के ऊपर हमारे खिलाफ पूरी तकारीर करते थे, गालम गलोच करते थे। सुबह जब हमारे दफ्तर में आते थे, हम उन्हें वही इज्जत देते थे जो वजीर आला शहबाज शरीफ को पंजाब में हम देते थे या सिंध में मुराद अली शाह साहब को देते थे। क्योंकि जब तक फेडरेशन की तमाम इकाइयां मिलकर काम नहीं करेंगी, उस वक्त तक हम वो सिनर्जी, पॉजिटिव सिनर्जी नहीं पैदा कर सकते जिससे हम इन मसाइल को ओवरकम कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि वजीर आला साहब भी ने एक अच्छा जेस्चर लिया और हमने उस मीटिंग के अंदर बहुत अच्छे माहौल में हुई और वजीर आजम ने भी उसे रेसिप्रोकेट किया और उन्हें पूरे ताउन का यकीन दिलाया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात हैं उन्हें भी अदा करेंगे और सिक्योरिटी के मामले में भी भरपूर वफाकी इदारे उनकी हुकूमत से ताउन करेंगे ताकि वहां के लोगों को अमन मिल सके। और साहब मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर जो मुआशी रिफॉर्म्स के फैसले हैं वो पहले साल में, मैक्सिमम पहले 2 सालों में किए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल होता है गवर्नमेंट के पास, बाद में इलेक्शन और उस तरफ हुकूमतें देखने लग जाती हैं। अब जबकि आप लोगों को पता है करना क्या है, तो आप लोग फौरी तौर पर फैसले लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल जो शुरू में हुकूमत के पास होता है वो चैलेंज हुआ हुआ है आपका, तो आप प्रेशर में आके फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर जाएंगे? इस वक्त वजीर आजम साहब मीटिंग्स ले रहे हैं और अपना रिफॉर्म एजेंडा उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं और जो ही इसको वो हतमी शक्ल देंगे, मुझे यकीन है कि वो इसके बारे में कौम को भी एतमाद में लेंगे, पार्लिमानी क़यादत को भी एतमाद में लेंगे, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी एतमाद में लेंगे, क्योंकि ये सारे फैसले हमें अपनी सियासत से बालातर होकर मुल्क के मफाद में करने हैं और इनकी कामयाबी का दारोमदार इसी पर है कि इनकी पुश्त के ऊपर कितनी वसीउल बुनियाद तायद होगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में हम इन रिफॉर्म एजेंडा को पूरी कौम के सामने कोशिश करेंगे कि तायद के साथ करें। उसमें कुछ कठिन फैसले भी होंगे, लेकिन वो
अब नागुज़ीर हैं। हम बहुत देर तक इन तज़ादात को, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, इस वक्त तक पूरे वफाकी हुकूमत के जो महासिल हैं वो 7,000 अरब हैं, और जो हमें कर्जों की अदायगी है वो 7.5 से 8,000 अरब दरकार होगी। तो आपको कर्जों की अदायगी के लिए भी तकरीबन 800,000 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा। उसके बाद तनख्वाहें हैं, दिफा है, डेवलपमेंट बजट है, पेंशन है, उसके अलावा सब्सिडीज है, ये सब कुछ उधार पे है। तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। हमें एक बहुत गैर मामूली कोशिश से अपनी रेवेन्यू जनरेशन की सलाहियत में इजाफा करना है। हमें बहुत गैर मामूली सलाहियत से एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है। अगले 3 सालों में 70-72 अरब डॉलर के कर्जे अदा करने हैं। क्या हम मजीद कर्जे लेकर वो अदा करेंगे, या अपनी एक्सपोर्ट की सलाहियत को बढ़ाकर, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाके, क्या अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ा के खुद अपने वसाइल से हम उन डॉलर्स को लाकर उनकी अदायगी करके खुद इन्हिसारी की तरफ चलेंगे? ये वो फैसले हैं, ये वो रास्ता है। हम अब सियासी लॉन्ग मार्च के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च के लिए खुद को तैयार करना है, और उसमें इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब हुए तो पाकिस्तान अगले 10 से 15 सालों में बहुत तेजी के साथ दुनिया में एक सफ़े अव्वल की मईशत बन सकता है। बहुत शुक्रिया यासिन बास, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सहाफ़ी असद अली तूर गुज़िश्ता 18 दिनों से गिरफ्तार हैं। FIA ने उन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में इंक्वायरी के लिए बुलाया था। जब वो इंक्वायरी के लिए पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी के बाद जो FIR सामने आई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बजाय सिविल सर्वेंट्स और हुकूमती अहदेदारान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर पीका की दफात लगा दी गई, जिसके बाद उन्हें जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया और उनका मोबाइल फ़ोन, बैंक स्टेटमेंट और इंटरनेट डिवाइस ले ली गई, और उन पर बाकी डिवाइसेस देने के लिए दबाव डाला गया। फिर 3 दफ़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद गुज़िश्ता जुमे को अदालत ने उनकी जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। और अब 7 दिनों के बाद भी असद अली तूर की जमानत मंजूर नहीं हो सकी है। असद अली तूर की जमानत की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट में समाअत हुई। FIA के प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी की वजह से जमानत की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आज समाअत के दौरान असद अली तूर के वकील बैरिस्टर हादी अली ने दलाइल देते हुए कहा कि असद अली तूर को FIA का नोटिस मौसूल हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, सेक्शन 9 दहशतगर्दी से मुताल्लिक है, लेकिन उसका मुकदमे में कोई जिक्र नहीं है। असद अली तूर एक सहाफ़ी है, उनके खिलाफ मुकदमे का मकसद आवाज़ को दबाना है। जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में गुजारे गए दिनों का मदावा नहीं हो सकता। असद तूर का रिकॉर्ड साफ है, वो अपनी वालदा के कफील हैं। आज की समाअत में FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद अशफाक हुसैन अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी जगह FIA के अहलकार ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर बीमार है, आज रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने उन्हें कहा कि आप आज दलाइल दे दें, बाकी समाअत पीर तक मुलतवी कर देते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पीर को हाजिरी यकीनी बनाने का कहें, अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए तो पीर को फैसला कर दूंगा। आज की समाअत के हवाले से असद अली तूर की वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी ने हमें बताया कि आज की समाअत में FIA की जानिब से वाज़ेह बदनीयती नजर आती है और जज की तरफ से भी पास किए गए ऑर्डर पर सवालात उठते हैं। वो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को रिकॉर्ड लाने का कह सकते थे या केस की समाअत कल तक मुलतवी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हमारी असद अली तूर से 8 मार्च को उनकी जुडिशल रिमांड के फैसले के बाद से मुलाकात नहीं हो सकी है। अदालत से इजाज़त होने के बावजूद हमें कल असद तूर से मिलने नहीं दिया गया और हमें अडियाला जेल के बाहर से ही वापस भिजवा दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी असद तूर के केस में मेरिट पर रिलीफ मिलने की उम्मीद पहले दिन ही खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कही गई बातें बज़ाहिर उनकी कमिटमेंट लग रही थी, जिनको पूरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असद तूर पर लगाई गई दफात उन पर नहीं बनती थी, तो असद तूर को फौरन रिहा कर दिया जाना चाहिए था। असद तूर को FIA की जानिब से ऐसे गिरफ्तार करना, उन पर अपने ज़राए बताने के लिए दबाव डालना सहाफ़ती उसूलों और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। वो भी इस तनाजुर में है कि जब पीर को खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने FIA पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप सिर्फ हमारे कंधों पर बंदूक रख कर चला रहे हैं, और फिर सहाफ़ियों की हिरासानी के खिलाफ खुद नोटिस केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने हमें FIA के 25 जनवरी के नोटिस का बताया। हमने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या रजिस्ट्रार ने शिकायत की है, जिस पर हमें बताया गया कि नहीं, कोई शिकायत नहीं की गई है। जिसके बाद हमने पूछा कि क्या उन नोटिस को जारी करने से पहले मुतल्लिका जज या रजिस्ट्रार को आगाह किया गया था, जिस पर एक बार फिर हमें बताया गया कि नहीं, ये भी नहीं किया गया था। हुक्मनामे के मुताबिक जब नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हवाला दिया गया है कि जिसके बाद FIR भी दर्ज हुई है, तो इससे अवाम में तासुर जाएगा कि यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या रजिस्ट्रार के कहने पर या उनकी ईमा पर लिया गया है। लेकिन FIR में किसी जज या अदलिया का जिक्र नहीं है, सिर्फ सिविल सर्वेंट्स या हुकूमती एहलकारों का जिक्र है। FIR में मुतल्लिका जराइम के हवाले से तफसीलात भी नहीं दी गई हैं, जिसके नतीजे में अदलिया का नाम खराब हो रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि यह एक्शन उनके ईमा पर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, पीर को समाअत में अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था
कि असद अली तूर के खिलाफ FIR में 2 दफात नहीं बनती थी, मगर इस सब के बावजूद अब तक असद अली तूर जेल में है। जबकि असद अली तूर की वालदा ने भी चीफ जस्टिस कादिर फईसा से अपील की है कि असद तूर को रिहा किया जाए और उन्हें अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए। जनाब चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब, मैं असद तूर की वालिदा बोल रही हूँ। मेरा बेटा 10 दिन FIA के तहवील में रहा, अब वो हडियाला जेल में 7 दिन से है। मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा किस हाल में है, कैसा है, ना कोई हमें मुलाकात करने देते हैं। हम हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेके गए थे तो हडियाला जेल वालों ने हमें मुलाकात नहीं करने दी। चीफ जस्टिस साहब, आप इस केस के मुतालिक सोचे। आपने भी कहा था ना कि ये केस बनता ही नहीं है, तो असद के ऊपर ये केस क्यों बनाया है और हमारा कोई ऑर्डर नहीं गया FIA में इन्हें पकड़ने के लिए। तो आप गलत है ये FIR, तो आप इसको खारिज कर दें और मेरे बेटे को रिहा कर दें। आपसे एक माँ की पुरजोर पुरदर्द अपील है कि मेरा बेटा 15-16 रोज से मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं देखा, कोई मुलाकात नहीं हुई। आप कानूनी दायरे में रहते हुए हमारी मदद करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।